नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन था उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपको नोट्स में एक हेडिंग और मिली होगी, तो उसे मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, मेन हेडिंग तो वही है आपकी, क्या, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है जी, तो उसके अंतर्गत मास डिफेक्ट के आधार पर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझाया था। किसके आधार पर? मास डिफेक्ट के आधार पर। ठीक है जी, पहला समझाया था मैंने पेयर, ये मास एनिहिलेशन या पेयर एनिहिलेशन क्या होता है, और उसके बाद उसी का सेकंड पार्ट था मास प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास या मास ये मास प्रोडक्शन। ठीक है जी, यानी इन दोनों के आधार पर मैंने आपको समझा दिया था मास एनर्जी रिलेशन को, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या कैसे होता है। लेकिन दूसरा जो है आपका वो क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है जी, किसका कॉन्सेप्ट? मास डिफेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। तो देखो मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट जो कॉन्सेप्ट है इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान क्षति। ये 12th में था। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स आपने लिए। ठीक है जी, ये क्या है, यह है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नाभिकीय कण, हिंदी में इन्हें नाभिकीय कण कहते हैं, है ना, न्यूक्लियॉन्स। तो यानी नाभिक के कण है ये, इनसे मिलकर क्या बनाया आपने, एक बड़ा नाभिक बनाया, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया। तो आपने देखा, मान लो इनका जो मास था वो 15 था, इनके सबके मास का सम जो था, और जो न्यूक्लियस बना तो वो भी 15 का होना चाहिए, लेकिन मान लो वो कितने का मिला हमें, 12 का। तो 3 मास कहीं रिमूव हो गया। तो 3 मास जो रिमूव हुआ है, इसका मतलब है आइंस्टीन के रिलेशन के अनुसार उसका क्या हुआ होगा। ठीक है जी, तो आइंस्टीन के रिलेशन के अनुसार वो जो मास रिमूव हुआ है वो किस में बदल गया होगा, एनर्जी में। ठीक है जी, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा मास किस में बदल जाता है, एनर्जी में, और एनर्जी किस में बदल जाती है, मास में। तो इसमें क्या है, द्रव्यमान में मास में डिफेक्ट हुआ है, क्षति हुई है ना। तो जो मास डिफेक्ट है 3, जैसे मास कम हुआ तो 3 जो मास है उसी के इक्विवेलेंट, उसी के तुल्य एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से ये मास डिफेक्ट भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है मास एनर्जी रिलेशन का। ठीक है जी, तो ये आपको नोट्स में मिल गया होगा। आइए एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है आपकी बुक में, तो इसे और करते हैं, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। तो वो जो आपका टॉपिक है ये है मास, है ना। कौन सा मास? रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन। ठीक है जी, कोई फोटोन है, उसका रेस्ट मास क्या होगा। रेस्ट मास का क्या मतलब है, यानी कि जब वो रेस्ट में है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन, हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान, ये स्थिर द्रव्यमान। ठीक है जी, किसका? फोटोन का स्थिर द्रव्यमान। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप मान के चलो एक फोटोन है, आपको पता है फोटोन जो है लाइट की स्पीड से चलता है, तो इसका मतलब है उसकी जो स्पीड है इतनी अधिक है कि आप लाइट की स्पीड से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि उसकी तो स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो रिलेटिविस्टिक केस वाला है। ठीक है जी, तो एक फोटोन है, तो फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो इसका मतलब आप रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला लगा सकते हो। और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। ठीक है जी, P बराबर mv होता है, और यहाँ m की वैल्यू रख देते हैं, तो m नोट v अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का है। ठीक है जी, P बराबर mv था और m की वैल्यू आपने यहाँ से रख दी है। क्लियर है? ठीक है जी, तो मोमेंटम फोटोन का ये होता है, और
आपको रेस्ट मास निकालना है किसका, फोटोन का। तो इसे तो इक्वेशन 1 डालो और देखो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, एक होती है क्वांटम थ्योरी, ठीक है जी, किसने दी थी, जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने। उनके अनुसार लीनियर मोमेंटम जो होता है वो p बराबर h/λ होता है, ठीक है जी। तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी, किसका, ऑफ ए फोटोन। फोटोन का लीनियर मोमेंटम उनके अनुसार कितना था, p बराबर h/λ, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को बराबर रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा, m0v अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² बराबर h/λ। तो यहाँ से आप को m0 कैलकुलेट करना है, तो m0 बताओ क्या आएगा, h/λ तो एज इट इज रहेगा, और ये जो है आपका सारा, ये आपका उधर चला जाएगा, है ना, ठीक है जी। और ये v जो है v भी अपॉन में आ जाएगा, यहीं लिख लो, और ये सारा आ जाएगा, ठीक है जी। h/λ तो पहले से था, v इधर चला गया, और ये जो अपॉन का है ये सारा आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है जी। तो ये रेस्ट मास आ गया। जनरल फॉर्मूला है, लिख देना, इट इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेस्ट मास। रेस्ट मास का जनरल एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको निकालना है फोटोन। तो फोटोन के लिए और फोटोन, ठीक है जी। तो फोटोन के लिए आपको पता है जो फोटोन की वेलोसिटी है v, वो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो बताओ m0 बराबर क्या आएगा, h/v लैम्डा या लैम्डा v, और √1 माइनस, देखो v की जगह c रखो, तो c² अपॉन c² कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1 0 आएगा, तो सारा कितना आ गया 0। तो आप लिख देंगे रेस्ट मास जो है फोटोन का वो कितना होता है, 0 होता है। और डायनेमिक मास वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है, तो आप लिख देंगे इट ये हैज़ द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। तो देखो न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, पढ़े क्वेश्चन को। क्या कहा, एन ऑब्जर्वर ओ, एक है ना प्रेक्षक है ओ, मेजर्स एन इवेंट, एक घटना को देखता है इन फ्रेम एस, फ्रेम एस में देखता है, ठीक है जी। और एक्स बराबर है आपका 100 किलोमीटर, वाई बराबर देखता है, मतलब वाई बराबर है उसका 10 किलोमीटर, ठीक है जी। फिर कहा जेड बराबर है 1 किलोमीटर, और फिर टाइम जो दे रखा है आपको टी, वो भी दे रखा है कितना, 5 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इसने कहा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स एक्स जेड वाई जेड एंड वो एक्स डैश कोमा वाई डैश एंड जेड डैश एंड टी डैश। ये आपको इस इवेंट के लिए ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि सेकंड ऑब्जर्वर देख रहा है ओ डैश, ठीक है, और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो एस डैश में, क्लियर है। और मूविंग रिलेटिव टू द फ्रेम एस, जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 0 माइनस का 0 पॉइंट है ना 8 c वेलोसिटी से, और x से x डैश एक्सिस की ओर, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको दे रखा है, तो ये दे रखा है रिलेटिव वेलोसिटी, ये और लिख लो कितना है, माइनस का 0.8 c, क्लियर है जी। यानी स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से 0.8 टाइम्स, क्लियर है। आपसे कहा ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो एक्स डैश के लिए तो आपको इक्वेशन पता है, ठीक है जी, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्स डैश बराबर क्या था,
एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये है नहीं, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे, है ना, और v की रखेंगे, t की रखेंगे, सब की वैल्यू। ये किलोमीटर जो है ना, आपको आंसर भी किलोमीटर में दे रखे हैं। ठीक है जी, तो इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो x की वैल्यू चलो मैं रख दूँ, आप कैलकुलेट कर लियो। v की वैल्यू ये रही माइनस का 0.8 c। ठीक है जी, और t की वैल्यू ये रही 5 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है। अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का 0.8 c का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू रख दी है, आप इन्हें कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से देखो माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये सी स्क्वायर कट जाएगा, 0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा एक्स डैश में। ठीक है जी, एक्स डैश बराबर क्या आएगा, तो कैलकुलेट तो कर लोगे ना, ये सब तो आप कर सकते हैं। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 367 किलोमीटर आएगा, है ना। क्लियर है जी, 367 किलोमीटर। ठीक, तो ये एक्स डैश आ गया। अब वाई डैश जेड डैश के लिए तो आपको पता है, वाई डैश वाई के बराबर होता है, जेड डैश जेड के बराबर होता है। तो वाई डैश तो इतना ही आ जाएगा जितना वाई है, 10 किलोमीटर। ये भी इतना ही आ गया, 1 किलोमीटर। तो ये दोनों भी आंसर आ गए। ठीक है, मैंने एक्स डैश बता दिया, आप कैलकुलेट कर लोगे। अब बची किसकी बात, और क्या निकलवाया था आपसे, टी डैश, है ना। तो टी डैश के लिए भी आपको फॉर्मूला याद है, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है या नहीं। टी आपको दे रखा है, ये रहा, एक्स आपके पास है, वी आपके पास है, और है ना, वी की दोनों जगह वैल्यू रखियो, तो कैलकुलेट कर लियो, इसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टी डैश है और टी दे रखा है आपको सेकंड में, तो टी डैश भी किस में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर रहेगा 12, क्या दे रखा है, 12.8 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड। ठीक है जी, तो ये टी डैश का आंसर आ जाएगा, कर लोगे। बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी सॉल्यूशन की। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी इसी के जैसा है। ठीक है जी, यानी दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके किसके हैं, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या कहा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एच डैश इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस, फ्रेम एस के रेस्पेक्ट टू मोशन करता है, ठीक बात है। वेलोसिटी जो दे रखी है वो 0.8 c दे रखी है, यानी v दे रखा है कितना, 0.8 c। क्लियर है, और x से x डैश की तरफ चल रहा है ये, तो एक इवेंट होता है एच डैश में, तो एस डैश में x डैश दे रखा है 120 मीटर, फिर y डैश दे रखा है कितना 15 मीटर, और फिर z डैश दे रखा है 10 मीटर, और आपको t डैश दिया है, ठीक है जी, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। आपसे कहा स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स निकालो फ्रेम s के लिए, तो आसान सी बात है, फ्रेम s के लिए यानी x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है और t निकालना है, ठीक है जी। तो इसमें इनवर्स लॉरेंज इक्वेशन लग जाएंगी, इनवर्स वाली भी मैंने आपको कराई थी, ठीक है जी। बाकी आप ये भी लगा सकते हो, देखो आंसर मैं आपको बता दूं, x का आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है जी। जो y का आंसर है आपका वो है 15 मीटर, ये तो चेंज ही नहीं होते वाई जेड वाले तो, है ना, 10 मीटर, और t का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.33 इंटू 10 टू द पावर क्या है -3, ठीक है जी, सेकेंड। तो इस तरीके से आप कर लियो, है ना। क्लियर है, ये जो वेलोसिटी है ये माइनस की दे ही नहीं रखी, तो इसलिए बस x और x डैश चेंज हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x डैश माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है, और y आपका y डैश के बराबर है, z आपका z डैश के बराबर है, ये फॉर्मूले लग जाएंगे, और t आपका हो जाएगा t डैश माइनस
एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। क्योंकि v प्लस में दे रखा है, यदि माइनस में देता तो आपको पता है यहाँ बीच में क्या रहता है, फिर प्लस होता है बीच में, है ना, याद है ना जो आपने करा था डेरिवेशन, उसमें यहाँ बीच में प्लस था जब इस तरीके से करते थे, क्योंकि हम v को रिप्लेस किया था माइनस v से, लेकिन यहाँ प्लस का दे रखा है v, इसलिए हमने ऐसे, है ना, इसमें प्लस नहीं आएगा बीच में। क्लियर है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले लगा के आप करियो, आंसर मैंने बता दिए, बाकी PDF नोट्स में आपको इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, तो चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कर लोगे ना इसे, ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको, ये निकालने हैं। ठीक है, तीनों के मैंने फॉर्मूले लिख दिए, तो इन्हें आप कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है जी। ये फॉर्मूला माइनस कैसा है ये बात मैंने बता दी है ना। हाँ, यहाँ एक्स डैश करो। ठीक है जी, ये सारे फॉर्मूले वही हैं, मतलब जो मैंने करा रखे हैं, लेकिन इसमें माइनस नहीं लेना, मतलब प्लस नहीं लेना बीच में, क्योंकि क्या है, स्पीड जो है v वो प्लस की दे रखी है। ठीक है जी। इसके बाद देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को हम करते हैं। तो देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल आपके सामने होगा। कहा इसने कैलकुलेट, देखो ये वाला देखो, ए रोड हैज़ लेंथ 1 मीटर। ठीक है जी। वैन द रोड इज इन सैटेलाइट, जब रोड सैटेलाइट में है, मूविंग विद ए वेलोसिटी, और सैटेलाइट जो है उतनी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कितनी से, दैट इज 1/2 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की आधी है। ठीक है जी, यानी v दे रखा है कितना, 1/2 c, या c/2 आप कह सकते हो। और इसने कहा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रोड, ऑब्जर्वर के द्वारा जो लेंथ होगी रोड की वो कितनी होगी। नंबर ए पार्ट में कहा जब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, सैटेलाइट में। ठीक है जी, तो जब सैटेलाइट में है तब आपको बतानी है लेंथ। तो एक बार बताओ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो तब होता है ना जब रोड जो है मोशन कर रही है और आप देख कहाँ से रहे हैं, रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है जी, लेकिन यदि ऑब्जर्वर भी सैटेलाइट में हो और रोड भी सैटेलाइट में हो तो फिर कहाँ फील होगी, ठीक है ना, फिर तो रोड की और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सेम है, तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा। तो इसका मतलब है लेंथ कितनी दे रखी थी, 1 मीटर, एल डैश, है ना। ठीक है जी, तो सैटेलाइट में ही ऑब्जर्वर है तो लेंथ उतनी ही रहेगी, 1 मीटर ही रहेगी, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दोगे, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, और एस ये मान लो सैटेलाइट है ना, तो एस डैश फ्रेम मानो, ठीक है ना, जो मोशन कर रहा है, तो सैटेलाइट मोशन कर रहा है ना, और उसी के अंदर ऑब्जर्वर है। और दूसरे पार्ट में इसने कहा कि लेबोरेटरी में है ना, इन लैब। अब जो ऑब्जर्वर है जहाँ से मेजर कर रहे हो आप लेंथ को रोड की, वो ऑब्जर्वर लैब में है, तो फिर आपको पता है यानी एस फ्रेम में है। ठीक है जी, लैब तो अर्थ पे है, रेस्ट पे, तो एल निकालना है आपको, और एल डैश इसका फॉर्मूला आपको याद है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। एल डैश वही लेंथ है जो रोड की लेंथ है ना, तो यहाँ से एल डैश निकल जाएगा, और एल डैश जो है वो आपका 1 मीटर है ना। ठीक है जी, एक्चुअल लेंथ भी रोड की 1 मीटर है, और एल डैश भी आपका, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में जो लेंथ है रोड की वो भी एल डैश है। ठीक है जी, क्लियर है। और एक्चुअल लेंथ को चाहो तो आप एल नोट से डिनोट कर सकते हो, तो एल निकाल लो, एल डैश तो आपको दे रखा है कितना, ये रही 1 मीटर, अंडर की वैल्यू रखो, वी की वैल्यू क्या है, c/2, तो कितना आ जाएगा, ठीक है जी। तो v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू क्या है, c/2, तो क्या हो जाएगा c²/4, और ये c² है ये अपोन में, तो c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका √1 - 1/4। क्लियर है, यानी √3/4, तो l बराबर आ जाएगा आपका √3/2, यानी 1.732/2, तो 0.866। ठीक है जी, इतना आ जाएगा। और ये मीटर में थे, तो ये भी क्या आंसर किस में आएगा, मीटर में। क्लियर है जी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है
है ना, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का सेकंड है। कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रोड, रोड की वेलोसिटी आपको निकालनी है, यानी v बराबर वॉट। और इसके बाद आपसे कहा इसकी लेंथ जो है ना 90% फिल होती है इसकी प्रॉपर लेंथ की, तो लेंथ कितनी अपीयर होती है 90% है ना, यानी L जो है L डैश का कितने परसेंट है 90%। ठीक है, L डैश यानी जो लेंथ वैसे है रियल है ना S डैश में, और हम तो S में देखते हैं तो हमें कितनी फिल हो रही है 90%, L S में कम फिल होती है ना, तो ये हो जाएगा L बराबर L डैश इंटू 90/100। ठीक है जी। तो आप यहाँ से L निकाल लो, L कितना गया 9/10 L डैश, और आपसे क्या कहा वेलोसिटी निकालनी है। हाँ ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास है ही, L बराबर है L डैश √1 - v²/c²। ठीक है जी। v निकालना है, L आपके पास है, L की वैल्यू रख लो 9/10 L डैश बराबर L डैश √1 - v²/c²। L डैश से L डैश कैंसिल, दोनों तरफ का स्क्वायर करो तो 9 में करोगे 9 का स्क्वायर 81 और इसका 100, और ये जाएगा 1 - v²/c²। क्लियर है जी। तो कैलकुलेशन छोड़ दो, कर लोगे आप लोग। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप खुद कर लियो। इसका जो v का आंसर आएगा वो आएगा 1.307 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो कर लेना आप इसे, बाकी PDF नोट्स में आपको सॉल्यूशन हुआ मिल जाएगा ना। चलो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी। 2 लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चन मैंने करा दिए, और ये वाला क्वेश्चन भी देख लो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। एक रोड है वो ट्रैवल करती है कितनी स्पीड से, तो v बराबर है आपका 0.8 c। ठीक है जी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में कितना होगा लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी कमी, तो कमी कितनी, यानी पहले कितनी था L डैश, अब कितनी कम हो गई, मतलब अब कितनी हो गई घट करके L, तो कमी कितनी हुई L डैश माइनस L। और परसेंटेज निकालते हैं तो जो जितनी पहले रहती है शुरुआत में वो अपोन में रखते हैं, और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 लिखते हैं, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। ये कमी है कॉन्ट्रैक्शन, और ये है इनिशियल प्रारंभिक। आपको पता है जिसकी परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर रखते हैं, जो शुरुआत वाली चीज़ रहती है उसे नीचे रखते हैं। ठीक है जी। और परसेंट के लिए परसेंटेज में 100 की मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर्मूला आपका वही है, L बराबर है L डैश √1 - v²/c²। ठीक है जी। तो आपका ये आ जाएगा L/L डैश बराबर है ना √1 - v²/, v की वैल्यू रख लो, क्या जाएगा 0.8 है ना का होल स्क्वायर, और इंटू c², दोनों का होल स्क्वायर हो गया अपॉन c², तो c² से c² कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आएगा, आप एक काम करो, दोनों तरफ जो है ना आपको लाना है L डैश माइनस L, तो 1 में से माइनस कर लो, L/L डैश को 1 में से माइनस कर लिया, इधर भी 1 में से माइनस कर लो, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.64। ठीक है जी। क्लियर है। आप देखो 8 8 जा 64 होते हैं, और स्क्वायर है तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, है ना, 2 डिजिट बाद डेसिमल। क्लियर है। और ये 1 में से इधर 1 में से माइनस कर लिया, तो इधर भी 1 में से माइनस कर लिया। क्यों करा, क्योंकि ये हो जाएगा L डैश माइनस L अपॉन L डैश, आएगा या नहीं। और ये सारा जो है ये बचेगा आपका, कितना बचेगा 0.36, तो ये बचेगा आपका 1 माइनस 0.6। ठीक है जी। तो ये बचेगा 0.4 घटा करके। अब परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी क्या करनी पड़ेगी 100 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 40% है ना, 40% आ गया इसका आंसर। क्लियर है जी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज जो पूछी थी
आपने बताई 40%। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चन टाइम डायलेशन या डिलेशन जिसे आप कहते हैं उसके देख लेते हैं। ठीक है जी, इस टाइप के तो आप कर ही दोगे। चलो देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा टाइम डायलेशन का। कह रहा है आपसे ए पार्टिकल है ना विद ए मीन प्रॉपर लाइफ टाइम दे रखा है 2 माइक्रोसेकंड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, टी दे रखा है 2 माइक्रोसेकंड। माइक्रो को बदल दो, माइक्रो को मतलब 10⁻⁻�6। ठीक है जी, आपसे क्या कहा, तो आपसे कह रहा है स्पीड दे रखी है v बराबर 0.9 c, और आपसे कहा लाइफ टाइम बताओ जब ऑब्जर्वर लेबोरेटरी में है ना, यानी आपसे टी डैश कहा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल देंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, टी डैश बराबर क्या था, टी अपॉन √1 - v²/c²। क्लियर है। तो इस तरीके से टी आपको दे रखा है और आपको टी डैश निकालना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्या निकाल देंगे, आंसर मैं आपको बता दूं, कर लोगे ना। v की वैल्यू दे रखी है, t की दे रखी है, आंसर आ जाएगा आपका 4.58 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है जी, ये टी डैश का आंसर आ जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर। और हाँ, इसमें आप सिंबल एक बार देख लीजिएगा, सिंबल डेरिवेशन में जो आप मान के चले थे वही मान के चलना। ठीक है, तो यदि आप सहज हैं तो टी नोट इसे शायद डेरिवेशन में माना था और इसे टी माना था, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है। तो जिन्हें जिसमें सहजता हो वो उस तरीके से इसे कर लेंगे। ठीक है जी, तो यदि आप शुरुआत वाले को टी नोट मानते हो तो बाद वाले को टी मान लो, यदि शुरुआत वाले को टी मानते हो तो बाद वाले को टी डैश मान लो। ठीक है जी, समझ गए। तो इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। बाकी नोट्स में मैं उस तरीके से कर दूंगा जो मैंने डेरिवेशन में कराया था। ठीक है जी, चलो ये सिंबल्स तो अलग अलग बुक में अलग अलग ही मिलेंगे आपको, तो कोई एक तरीका आप पकड़ के चलो। इसके बाद देखो चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने होगा। इसने कहा ए क्लॉक, एक घड़ी है, शोइंग करेक्ट टाइम व्हेन एट रेस्ट, एक घड़ी है जब रेस्ट में है तो सही समय दिखाती है, लेसर 1 ओवर, और फिर कम 1 घंटा कम दिखाती है। कब? दिन में 1 घंटा कम दिखाती है जब वो मोशन करती है। तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है जी, तो v बताना है। आपसे कहा जब रेस्ट में है तो सही टाइम बताती है, सही टाइम यानी 24 घंटे होते हैं, तो जब रेस्ट में है तो 24 ओवर्स वो दिखाती है, और जब वो मोशन में है तो 1 घंटा कम दिखाती है, यानी t बराबर है 23 हो जाएगा। आपसे वेलोसिटी पूछी थी। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हैं, t बराबर होता है टी नोट अपॉन √1 - v²/c²। कर लोगे इसे? ठीक है, v निकालना है, कैलकुलेट कर लियो, तो t अपॉन, बल्कि कैसे कर लो, टी नोट अपॉन टी कर दो और इसे इधर ले जाओ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो टी नोट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर 1 - v²/c²। ठीक है जी, तो v²/c² बराबर आएगा 1 - टी नोट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है। ये इधर चला गया था, ये अपॉन में आ गया था, है ना, समझ गए ना। यहाँ से आप v² निकालना चाह रहे हैं तो c² 1 - टी नोट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, टी नोट भी है, टी भी है, कर लेना इसे, है ना, c भी है, v निकल जाएगा, जो आएगा इसका स्क्वायर रूट ले देना। तो आंसर बता दूं मैं आपको, आंसर जो है आपका वो c के टर्म में दे रखा है। ठीक है जी, यानी c की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, तो जो आंसर आएगा आपका 0.286 c। ठीक है जी, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।
तो टाइम डायलेशन के ये क्वेश्चंस है ना, इनमें कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़ो। इसके बाद देखो क्वेश्चन है मास, वेरिएशन ऑफ मास का, है ना। तो देख लियो क्वेश्चन कौन सा है नंबर के अनुसार। एट वॉट स्पीड, कितनी स्पीड पर, है ना, कितनी स्पीड पर, यानी स्पीड पूछी है। आपसे कहा मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो कितना हो जाएगा, 2.25 टाइम्स हो जाएगा रेस्ट मास का। ठीक है जी, रेस्ट मास का कितने गुना हो जाएगा, 2.25 टाइम्स। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, m बराबर होता है m नोट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नोट वो m दे रखा है, आपको v निकालना है, कर लोगे। तो ये आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे खुद, है ना। m की वैल्यू रख दो, m नोट से m नोट कट जाएगा। चलो थोड़ा सा कर दूँ, ठीक है जी, ये कट गया, इसे इधर ले जाओ, √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर, ये इधर चला गया और अपॉन में ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो कैलकुलेट कर लो दोनों तरफ का वर्क करके, v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू जो आएगी वो आएगा 2.68 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, कैलकुलेशन कर लियो। ये सब आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हो और वो भी मैथ्स से। ठीक है जी, चलो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड, मतलब इसका सेकंड है, मैं इसी के अनुसार डाल दूँ, इसका सेकंड है ना, जो मास वेरिएशन ऑफ मास है। तो रेस्ट मास जो है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है जी, वो आपको दे रखा है, यानी m नोट दे रखा है। क्लियर है जी, कितना है 9.1 इंटू, ये तो याद होना चाहिए आपको, होता ही है इतना। आपसे कहा मास बताओ, ठीक है जी, यानी वेरिएबल मास या मूविंग मास या डायनेमिक मास आपको बताना है। जब वेलोसिटी जो है 4/5 है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, ठीक है जी, यानी ये दे रखा है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला यही लग जाएगा, m बराबर m नोट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v की वैल्यू दे रखी है, m नोट की दे रखी है, m निकाल लियो, कर लोगे। तो इस तरीके से इसे भी आप कर लियो। m का आंसर आएगा 15.16 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, चलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद 90% वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, यानी जो v है ना वो 90% दे रखा है, किसका, c का। तो v बराबर 90/100 इंटू सी, तो v बराबर आएगा 9/10 c। क्लियर। आपसे कहा कंपेयर रिलेटिविस्टिक मास विद इट्स रेस्ट मास। देखो रिलेटिविस्टिक मास भी कहते हैं इसे डायनेमिक मास को, और कंपेयर करना है रेस्ट मास के साथ, यानी आपको m/m नोट निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, v दे रखा है, तो हो जाएगा ये बहुत आराम से। ठीक है जी, इस तरीके से m/m नोट निकाल दियो, v की वैल्यू रख दियो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.294। कर लोगे इसे, चलो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपसे कह रहा है डिड्यूस द फ्रैक्शनल इंक्रीज ऑफ मास। ठीक है जी, फ्रैक्शनल मतलब अपॉन वाला, है ना, भिन्न में निकालना है। तो इंक्रीज यानी कितना बढ़ा मास, तो मास बढ़ के कितना हुआ m, और पहले कितना था m नोट। तो अब वाला जो बढ़ा हुआ है उसमें से पहले वाला घटा दो, तो मास कितना बढ़ा है पता चल जाएगा। और फ्रैक्शनल कहा तो शुरुआत में जो होता है उसके साथ रेशो निकाल दो इसका। ठीक है जी, जो इनिशियल मास था तो ये आपको निकालना है कुल मिला के, है ना। फ्रैक्शनल मास इंक्रीज का मतलब यही होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज ऑफ मास भी कह सकते हो। और इसमें वेलोसिटी जो दे रखी है v बराबर वो 0.1 c दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है यही वाला, m बराबर m नोट अपॉन
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है जी? तो इस तरीके से ये आप कर लेंगे, हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, आंसर जो आएगा इसका वो आएगा 0.005। ठीक है, तो ये मास वेरिएशन ऑफ मास के क्वेश्चन थे, इन्हें आप देखें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपका एनर्जी मास रिलेशन था, मास एनर्जी रिलेशन उसका। तो एक क्वेश्चन देखो ये दे रखा है, हाउ मच एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कुड थियोरेटिकली बी ऑब्टेन्ड बाई एनिहिलेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ मैटर। यानी m दे रखा है 1 ग्राम, किलोग्राम में बदल लो, 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। आपसे पूछा है हाउ मच एनर्जी, तो E पूछा है, तो आपको पता है E बराबर क्या होता है mc²। m की वैल्यू रखो, c तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। ठीक है जी, तो जो आंसर आएगा वो आप निकाल लियो। ठीक है जी, तो वो आंसर जूल में आ जाएगा। ठीक है जी, तो m की वैल्यू रखियो और c की रखियो, तो जूल में आ जाएगा। और जो जूल में आएगा फिर उसे आप जो आंसर दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन है ये। और अब आप क्या करेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन जूल में आएगा, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो इससे भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये छोटी यूनिट है किसकी, एनर्जी की है ना। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना हो, बड़ी को छोटी में बदलना हो, इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो जूल में आएगा उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इससे भाग कर देंगे, आंसर आएगा 5.618 × 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। कर लियो इसे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नंबर तो बस है ना सबके अलग अलग है, इस टाइप का तो सेकंड है। इसने कहा इफ़ टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एग्जैक्टली थ्राइस ऑफ इट्स रेस्ट मास। टोटल एनर्जी जो है ना वो 3 गुना है रेस्ट एनर्जी की, यानी जो E है ना वो E0 का 3 टाइम्स है। क्लियर है, और आपको पता है E बराबर mc² होता है और E0 होता है m0 c²। ठीक है जी, यानी m बराबर है आपका 3m0। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, भी आपसे पूछा है। फॉर्मूला आपको पता है, m बराबर होता है m0/√1 माइनस v² c²। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल देंगे v की, है ना। m किसके बराबर है, 3m0 के, और आपका m0/√1 माइनस v² c²। ठीक है जी, तो अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल दोगे ना, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ। इसका आंसर आएगा आपका 2.828, है ना, और इंटू 10⁻10, और आंसर दे रखा है सेंटीमीटर/सेकंड में। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आसानी है ये भी क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक पार्टिकल है ना, जिसका रेस्ट मास कितना है, जिसका रेस्ट मास दे रखा है आपको, रेस्ट मास मूव्स विद स्पीड, स्पीड दे दी पहले तो, है ना, कितनी c/√2, और रेस्ट मास जो है आपका वो m0 है। टोटल एनर्जी क्या कहा, कैलकुलेट इट्स मास, है ना। एक तो मास पूछा है आपको, एक पूछा है मोमेंटम यानी p, ठीक है जी, और एक पूछा है आपसे टोटल एनर्जी, और एक पूछा है आपसे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, इसमें तो कई सारी चीज़ें पूछी हैं। तो आप पहला पार्ट कर लेंगे, m बराबर m0/√1 माइनस v² c² वाला फॉर्मूला लगाकर। v आपको दे रखा है, और ये आंसर जो आएगा आपका m0 के टर्म्स में आएगा, ये आ जाएगा 1.41 m0। ठीक है जी, जो सेकंड पार्ट है आपका
उसमें मोमेंटम पूछा है तो P बराबर आप जानते हो एम वी होता है। एम आपने ये निकाल लिया है और वी आपको दे रखा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा आपका एम नोट और सी की टर्म्स में, एम नोट सी, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है, पहले तो टोटल एनर्जी पूछी है, आप जानते हो ये बराबर होता है एम सी स्क्वायर, है ना। एम की वैल्यू आपके पास है ये रही, सी तो सी है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.41। बस डायरेक्ट एम की वैल्यू रख देनी है एम नोट सी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से ये तो आसान है काफ़ी, है ना, मतलब वैल्यू भी नहीं रखनी सी की। और फोर्थ में काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ई बराबर होता है के प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी है, ठीक है जी। तो के बराबर आएगा ई माइनस एम नोट सी स्क्वायर। आपको पता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये एम सी स्क्वायर भी क्यों लिखना, ई तो निकाल रखा है, ई की वैल्यू रखना, एम नोट सी स्क्वायर में से माइनस कर देना, ठीक है। तो 1.41 माइनस ई होगा तो 0.41 आ जाएगा ना आंसर, और मल्टीप्लाई में तो एम नोट सी स्क्वायर है ही। कर लोगे इसे, चलो, है ना, कर लियो, आसान से ही न्यूमेरिकल है। तो आज के क्लास में आपको बहुत सारा वर्क मिला है, इस सारे वर्क को कर लियो, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपसे कहा काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है किसी बॉडी की वो कितनी है, वो आपकी थ्राइस है, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, थ्राइस, और थ्राइस नहीं ट्वाइस है भाई, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो है ना वो ट्वाइस है, तो किसकी ट्वाइस है, रेस्ट मास एनर्जी की, यानी ई नोट की, है ना। और ये आपको पता है ये होता है ई माइनस एम नोट सी स्क्वायर, और ये एम नोट सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर एम नोट सी स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 एम नोट सी स्क्वायर काट लो तो एम बराबर आएगा 3 एम नोट। क्लियर है जी। आपसे पूछा है वेलोसिटी बताओ, फॉर्मूला आपको पता है, एम बराबर होता है एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नोट की वैल्यू मिल गई आपको, एम नोट से एम नोट कट जाएगा वैल्यू रख के, तो आंसर इसका आ जाएगा 2.829 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर इसी तरीके का 2 था, उसमें थ्राइस था, है ना। तो बस यहाँ से थोड़ा सा बदला है, आंसर तो लगभग सेम ही आएगा, ठीक है जी। वो सेंटीमीटर पर सेकंड में था, ये मीटर पर सेकंड में है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाउ मच डज ए प्रोटॉन गेन इन मास, यानी प्रोटॉन के मास में कितना गेन होता है, कितनी वृद्धि होती है, यानी डेल्टा एम आपसे पूछा है, ठीक है जी। और डेल्टा एम कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एम निकलेगा भाई अब कितना हो गया मास, तो अब हो गया एम, पहले कितना था एम नोट, तो ये एम माइनस एम नोट करके निकल जाएगा। आपसे कहा जब इसे एक्सेलरेट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी के जो दे रखी है वो है 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे जूल में बदल लो। 500 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल में बदल गई, ठीक है। और के बराबर आपको पता है ई माइनस एम नोट सी स्क्वायर होता है, बराबर में यही चल रहा है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, एम नोट सी स्क्वायर बराबर में यही चल रहा है, सी स्क्वायर को ले लो तो एम माइनस एम नोट इंटू सी स्क्वायर बराबर में यही चल रहा है, एम माइनस एम नोट डेल्टा एम, ठीक है जी, सी स्क्वायर, और बराबर में यही चल रहा है, सी की वैल्यू रख दियो, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड कर दियो, उधर तो वही चल रहा है, आंसर आ जाएगा डेल्टा एम का क्या आएगा 8.89 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम, ठीक है जी। इस तरीके से ये आपका इस टाइप के न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं।